डॉक्टर राकेश आपके पास आ रहा हूं, तो लखनऊ में एक साड़ी वितरण में अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी कंस्टिट्यूंसी में महानगर के पार्क में साड़ी बांटी जा रही थी वोटरों को। और इस काम को सबसे अगुवाई में ये जो मतलब इस काम के करता धरता थे, उनका नाम लालजी टंडन था। वो भी नहीं रहे, हाँ, गवर्नर साहब हो गए थे। तो वहां पे महिलाएं मरी थी, मुझे ठीक गिनती नहीं याद है, लेकिन वो एक अच्छी तादाद थी, 15-20 महिलाएं मरी थी। और लालजी टंडन धीरे से उसमें से उनको निकाल दिया गया था और वो मुकदमा चलता रहा, उसकी तफ्तीश होती रही, उसकी जांच होती रही, लेकिन टाइम टाइम फिर से मरे थे लोग। भाई बीजेपी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जवान मरे, चाहे किसान मरे, चाहे महिलाएं मरे, चाहे बच्चे मरे, बीजेपी को अपने वोट से मतलब। मैं आपसे इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज धीरे धीरे हम सबको पता है कि बीजेपी इस तरह की बात। मैं इसलिए इस बात पे चर्चा आज कर रहा हूं कि राजीव कुमार जी को ये कैसे नहीं सुनाई दे रही। मतलब राजीव कुमार जी को बाकी चीजें बहुत सुनाई देती है कि मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है इलेक्शन। ये जो केजरीवाल जी को जिस तरह की गाली कपिल मिश्रा दे रहे थे, वो राजीव कुमार जी को नहीं समझ में आ रहा है क्या कि किसी, वो तो हिंदी में गाली दी जा रही थी, कोई ऐसी भाषा में भी दे दी जा रही थी कि उनको राजीव कुमार को समझ में नहीं आता हो। मैं जरा डॉक्टर राकेश एक आपका इस पे क्विक वो कि राजीव कुमार इज अंडर स्कैनर। पता है कि वो पार्टिसन है, पता है कि वो पक्षपात पूर्ण कर रवैया अपनाते हैं, लेकिन अब सामने सामने जब ये सारा कुछ आ गया है तो राजीव कुमार कब तक चुप बैठे? डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी। राजीव कुमार तब तक चुप बैठेंगे जब तक उनके हिसाब से लाइन क्रॉस नहीं हो जाए। अभी जब दिल्ली की तारीखों का ऐलान कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की नजर है और अगर लाइन क्रॉस हुई तो हम कार्रवाई करेंगे। वो लाइन वे खुद तय नहीं कर सकते। लाइन उनको मिलेगी 7 लोक कल्याण मार्ग से, वो सीधी लाइन होगी, एकदम सरल रेखा है वो कोई वक्र रेखा नहीं है। इस देश को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि राजीव कुमार की लाइन कहां से मिली हुई, और वहां से कभी मिलेगी नहीं कि अब ये लाइन क्रॉस हो गई है, ये अति हो गई है, ऐसा कभी उन्हें लगेगा। अब आते हैं उन लोगों पर सर, जो लोग ये गाली गलौज कर रहे हैं, जनसभाओं से लेकर टेलीविजन चैनलों की डिबेट तक। हमने पिछले दिनों एक गाली भी सुन ली है, वहां पर शुद्ध हिंदी में दी गई गाली है, बार बार रिपीट की गई गाली। आज से पहले रहीमदास जी के समय शायद ऐसा दौर रहा होगा कि जब गलत बात कहने पर लोगों को सजा मिलती होगी या समाज में उसका अपयश होता होगा। तब उन्होंने लिखा कि रहीमत जिव्या बावरी कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर भई जूता खाए कपाल। लेकिन अब वो दौर नहीं है सर। अब जिव्या बावरी गालियां दे रही है, अश्लीलतम शब्दों का प्रयोग कर रही है, लेकिन कपाल पे जूते नहीं पड़ रहे, बल्कि झोली में वोट आ रहे हैं। आप बताइए पिछले 10-11 सालों से हमारे समाज में कब ऐसी कोई प्रतिक्रिया हुई कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, धर्म का चोला ओढ़े हुए लोग जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, क्या सचमुच में इस देश की जनता ने उनके कपाल पर जूता बजाया है? मैं जूते को प्रतीक के रूप में ले रहा हूं। क्या जनता ने उन्हें खारिज किया है? निश्चित तौर पर नहीं किया, बल्कि उन्हें चुनकर बार बार लोकसभा विधानसभाओं तक पहुंचाया। अरुण भाई साहब, अन्यथा न लीजिए, आप दिल्ली के मतदाता हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं, इस देश की राजधानी का मतदाता डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे काबिल व्यक्ति को चुनाव हरवाता है, रमेश बिधूड़ी जैसे गालीबाज को लोकसभा में पहुंचाता है, और अब वे विधानसभा में भी मैदान। कपिल मिश्रा, जिनके पास माननीय प्रधानमंत्री जी की पता नहीं कौन सी सीढ़ी थी, दिल्ली विधानसभा में सुनवा रहे थे, सब कुछ वे आंखों देखे हाल की तरह सुना रहे थे, और वो सब रिपीट कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री निवास के सुरक्षा अधिकारी आईपीएस आर.के. शर्मा के हलफनामे में शामिल, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो सब। आज वे नरेंद्र मोदी की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जो कहा, रैलियों में गालियां दी जा रही हैं अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस राहुल गांधी, किसी को भी,
जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी से असहमत है, वो सब गाली का पात्र है। सर्व सवाल राजीव कुमार से पूछने की जरूरत नहीं है आनंद सर। मैं इस देश की जनता से भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के नागरिकों, दिल्ली के मतदाताओं से भी बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि उसके विवेक को क्या काठ मार गया है? क्या उसको दिखाई नहीं देता शहजाद पूनावाला ने कौन सी गाली दी है टीवी चैनल पर बैठकर? क्या उसको नहीं दिखाई देता कि रमेश बिधूड़ी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकतंत्र के मंदिर में अश्लीलतम गाली दी, धर्म विशेष पर नफरत से भरी हुई टिप्पणी की, और वो आदमी आज फिर आपसे वोट मांगने आया हुआ? कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा है। तो मेरा सवाल राजीव कुमार से नहीं है सर, उनसे उम्मीद भी नहीं, लेकिन क्या इस देश के नागरिक, इस देश का मतदाता, उसमें भी राजधानी दिल्ली का मतदाता, पढ़े लिखे लोग, वे ये फैसला करते समय जरा भी नहीं सोचेंगे वे किसे अपना नेतृत्व सौंपने जा रहे हैं, किसे अपना नेता बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं? इसका जी जवाब तो जिस दिन गिनती होगी 8 फरवरी को, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन यह चिंताजनक है। सिर्फ केंद्रीय चुनाव आयुक्त से अपेक्षा करना बेईमानी है, क्योंकि जिस पार्टी से ये लोग आए हुए हैं, वहां तो शिखर नेतृत्व से ही ये गंगा बह रही है सर। उन्होंने कौन सी कमी रखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, शूर्पणखा, क्या क्या गिना है सर? तो शिकायत किससे करने जा रहे हैं? अक्सर आप और हम एक देशज कहावत, एक किस्सा सुना देते हैं कि बच्चा स्कूल में बहुत गालियां देता था, शिक्षक उसकी शिकायत करने पिताजी के पास गया, पिताजी उससे ज्यादा गाली देते मिले, फिर बच्चे के बाबा के पास गया शिक्षक, मालूम पड़ा बाबा जी उससे भी ज्यादा गालियां दे रहे हैं। तो शिकायत किससे करने जाए? बाबा जी तो वैसे ही भाषा बोल रहे हैं ना, जैसी ये उनके नाती बोल रहे हैं। अब देश की जनता ही तय करेगी कि ये गालीबाजी कैसे बचे या नहीं। जी जी मैं मैं जरा डॉक्टर राकेश, एक चीज और, मेरे एक दर्शक पूछ रहे हैं, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं भाई। अरुण जी कह रहे थे कि बाल नहीं है, और नाउ नाउ मुझसे ज्यादा पैसे लेता है। वो कहता है आपके बाल ढूंढ के बनाने पड़ते हैं। तो आप जो नॉर्मल बाल वालों से ज्यादा पैसे मेरा नाउ कम से कम मुझसे लेता है। आप लोग शायद इसमें हो। डॉक्टर राकेश, ये अभी एक चीज और कही जा रही है, एयर पे कमीशन की बात अश्विनी वैष्णव जी ने आज अनाउंस कर दिया है, जिसपे बताया जा रहा है कि 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इससे लाभावन, उनको लाभ मिलेगा। देखिए, एक चीज यह है कि हम सब लोगों के घर में जो सरकारी नौकरी जिसके पास भी है, वो बहुत ही भाग्यशाली जैसा माना जाता है। उसको माना जाता है उसकी लॉटरी लगी हुई है, हर घर में है। और ये बात भी ठीक है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये कुछ करना भी है, एक तो ये इलेक्शन से जस्ट पहले इसको प्रभावित करने की बात है, दूसरा 80 करोड़ लोगों को तुम राशन दे रहे हो फ्री में, और इधर कह रहे हो कि अब एयर पे कमीशन की बात कर रहे हो। इसमें थोड़ा विरोधाभास नहीं है डॉक्टर राकेश? या इस समय इलेक्शन वोट के लिए कुछ भी करेगा? देखिए, मोदी, शाह और बीजेपी जो कुछ करते हैं वोट के लिए ही करते हैं। मुलम्मा उस पर इस बात का चढ़ाते हैं कि वे देश के लिए करते हैं। बहुत स्पष्ट बात है, जब चुनाव चल रहा है, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस वक्त बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकायदा देश के सामने आकर 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी दे रहा है, उसके कसीदे काढ़ रहा है, तो सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। लेकिन अब ये सब होता है, इसे कौन रोक सकता है? इसमें एक तकनीकी पेच और भी है। ये घोषणा अभी तब तक बेईमानी जब तक इसके लिए कमेटी नहीं बनी। शशि सर ज्यादा बताएंगे। अभी 2026 में कमेटी बनेगी, अगर वो सारी चीजें प्रक्रियागत आधार पर चलती रही तो 2029 में जाकर कहीं अमल होगा। लेकिन अगर दिल्ली का मतदाता, और दिल्ली में नौकरी पेशा लोग भी है, केंद्र सरकार के मुलाजिम हैं बहुत सारे लोग, वे वोट दे सकते हैं इस झांसे में आकर के 8वां वेतन आयोग मिल गया है। ये जो राजनीतिक शुचिता है, इसकी अगर हम उम्मीद बीजेपी से कर रहे हैं, या चुनाव आयोग से ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह की चीजों पर कोई रोक लगाएगा, तो ये संभव अब नहीं। चुनाव में राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, अपना विजन डॉक्यूमेंट बताते हैं, उनका जो मैनिफेस्टो होता है वो बात अपनी जगह है, पार्टी बताती है, सरकार नहीं बताती।
लेकिन ये फैसला तो सरकार का है, ये फैसला कोई पार्टी कर भी नहीं सकती, ना बीजेपी ना कांग्रेस। वेतनमान देना, वेतन आयोग की घोषणा करना सरकारों के हाथ में होता है। लेकिन अभी अभी एक ताजा खबर और आ गई है, शहजाद पूनावाला ने माफी मांग ली है। कुछ देर पहले एक वीडियो जारी किया है, हमने अपनी टीम को भेजा, अगर वे दिखा सकें तो वो माफी भी दिखा दें। लेकिन अब जय उनकी श्री राम। माफी से जो नमस्कार मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुंची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार स्नेह सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ, और ये मेरे चरित्र से और मेरे जिंदगी से स्पष्ट है। पर फिर भी शब्दों से चोट पहुंची है, मैं उन शब्दों के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। तो ये तो परंपरा रही है, कोई बहुत नई बात नहीं है। अंडमान में बैठकर भी माफीनामे लिखे गए थे, तो उनके यहाँ तो परंपरा है। यद्यपि मैं गांधीवादी रास्ते का एक प्रतीक के नाते मानूं, तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच में हृदय से क्षमा याचना कर रहा है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन इन लोगों की सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, इनके मूल में, इनके विचार में, इनकी अंतरात्मा में मूलतः स्त्री द्वेष, दलित द्वेष, आदिवासी द्वेष, अपने से असहमत लोगों के प्रति विद्वेष का भाव, ये स्थायी भाव है। ये माफी तो बस वोटों के नुकसान के कारण मांगी जा रही है, मन में तो इनके वही भाव है जो इन्होंने कहा। लेकिन चिंता बीजेपी को ये हुई होगी, कहीं दिल्ली में तमाम पूर्वांचली हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, जिस तरह विरोध हो रहा है, वो उनके ही पार्टी के सांसद तिवारी जी ने भी आपत्ति दर्ज करा दी थी। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है कि शहजाद पूनावाला ने 40 सेकंड का एक वीडियो जारी कर दिया? क्या पार्टी को कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहिए? कोई नोटिस नहीं इनको मिलना चाहिए? पर सवाल वही है, नोटिस देगा कौन? इनसे ज्यादा बड़ी गालियां देने वाले लोग उनसे बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। इनके पास तो ना कोई संवैधानिक पद है, ना कोई वैसी जिम्मेदारी, न ये जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो अभी माफी मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है, आपके ये जो एक दो सवाल थे, भारतीय जनता पार्टी से हमारी आपकी अपेक्षा गलत है बिल्कुल, उनसे ये उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें हमेशा प्रतीक्षा करना चाहिए कि इससे अगली गिरावट, इससे और कितने पायदान नीचे जा सकती है, चुनाव में कितना नफा नुकसान होगा, ये बीजेपी जाने और दिल्ली की जनता जाने, वो तय करे कि उसे क्या फैसला इनके लिए करना है।